Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and today we are going to study conceptual foundations of democracy. Now, ये वो concepts हैं जिन पर हमारा डेमोक्रेसी फाउंडेड है, यानी कि इन concepts की वजह से ही हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट या कंट्री जो है, नेशन जो है, वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर हमारे गवर्नमेंट में, अगर हमारी स्टेट में, अगर हमारी कंट्री में ये कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से लागू होते हैं, देन वी कैन से दैट our country, our state, our nation, our government is democratic. But if there is any absenteeism of these concepts, then we can say that the government is not at all democratic. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम अपनी चॉइसेस खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करते हैं, तो क्या वो आपकी खुद की चॉइस थी या जबरदस्ती आपके साथ वो चॉइस आपको दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें चाइना की, तो चाइना कोशिश करता है अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट दिखाने का, पर वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अलावा आप किसी को वोट ही नहीं दे सकते, बिकॉज नो बडी इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दोज इलेक्शंस। तो हम तो जनता के पास चॉइसेस ही नहीं होती कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर पाए। वहां पे एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी वहां पे खड़ी ही नहीं होती इलेक्शंस में। अगर होती भी है तो उसकी एलिजेंस जो है, उसकी जो दोस्ती है या उसका अलायंस जो है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होता है। तो आप किसी को भी चूज करें, आप अल्टीमेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, चॉइस जो चूज कर रहे हैं। तो वहां पे चॉइस जनता की नहीं हुई। सो दैट इज नॉट ऑटोनॉमी। सेकेंड कम्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जांपल हम दोबारा ले सकते हैं कि लोग वहां पे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना भी चाह रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही पार्टिसिपेट करना होगा, उनके अगेंस्ट वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। आप अगर इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना चाहो विदाउट एनी एलिजेंस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका खारिज हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है इन चाइना। सो वहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इंडिया देर इज। आप अपना इंडिविजुअल भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, सोवरेनिटी। व्हाट इज सोवरेनिटी? कि आप जो है, आपकी जो नेशन है वो खुद को गवर्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 1947 से पहले इंडिया पे ब्रिटेन का जो है रूल था, तो इंडिया वाज नॉट अ सोवरेन स्टेट अंटिल 1947। उसके बाद जो है इंडिया एक सोवरेन स्टेट बना था। तो सोवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ब्रिटिश के कंट्रोल में होते, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है? नहीं भाई, हमारी गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है। सारा रोल तो दूसरी गवर्नमेंट का है, जो दूसरे देश की गवर्नमेंट है। सो सोवरेनिटी को भी हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं डेमोक्रेसी में। देन कम्स राइट्स, कि भाई जनता के पास राइट्स हैं कि नहीं है, कहीं माइनॉरिटी राइट्स को दबाया तो नहीं जा रहा है। तो राइट्स में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेजोरिटी को राइट्स मिल रहे हैं, माइनॉरिटी को राइट्स मिलना भी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स लिबर्टी। लिबर्टी इज फ्रीडम। तो आपके पास फ्रीडम है अलग अलग चीजें करने की, जैसे कि आर यू फ्री टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, आर यू फ्री टू स्पीक एनीथिंग दैट यू वांट। अब एनीथिंग दैट यू वांट का मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करेंगे या किसी के खिलाफ नेगेटिव अप्रोच लेकर बात करेंगे। लिबर्टी इज अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ लिबर्टी। आप फ्री मार्केट पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं, यानी कि मार्केट में अपना बिजनेस ओन कर पा रहे हैं, बिजनेस जो है एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो मार्केट लिबर्टी है आपके अंदर की नहीं है। इसके अलावा रिलीजन रिलेटेड आपके पास लिबर्टी है कि नहीं है। क्या आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है। तो लिबर्टी इज ऑल काइंड ऑफ लिबर्टी, ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम कम्स अंडर लिबर्टी। देन कम्स इक्वालिटी। इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, तो इक्वालिटी प्रॉपरली नहीं थी। आप देखिए, वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता था, स्लेव्स को एक्सक्लूड किया जाता था। अब इक्वालिटी का मतलब है कि हर कोई
इक्वली जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है अपना एक रोल प्ले करता है। वोटिंग राइट सबको इक्वल होते हैं, है ना। तो ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द लॉ। ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द कंसेप्ट्स दैट मेक अ गवर्नमेंट और अ स्टेट डेमोक्रेटिक। इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशन इस इमेज में आपको मिल भी जाएगी। इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो एंड राइट दीज डाउन तो आप वो भी कर सकते हैं। देन अब एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट्स मिलकर डेमोक्रेसी बनाते हैं, ओके वेरी गुड। बट एक बार हमें ऑटोनॉमी मिल गई तो वो ऑटोनॉमी के भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि क्या किस हद तक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, है ना। किस तरीके से ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा आपको थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ऑटोनॉमी implies that citizens possess the capacity for rational self-government and therefore have the rights to participate in collective decision making। यानी कि जो लोग हैं, जैसे कि मैंने ऑटोनॉमी में पहले भी कहा था कि आप ऐसे ही उन पे थोप नहीं सकते कि भाई हाँ इस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करो, नहीं। उनकी चॉइसेस उनकी खुद की होंगी। अब वो चॉइसेस वो बनाएंगे कैसे। अब जैसे कि रीजन यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट में, दो तरीके से। एक तो रीजन चॉइसेस कि मतलब जो उनकी चॉइसेस होंगी, जो भी चीज वो चूज करते हैं उसके पीछे उनकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने कह दिया सिंपली कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो, ठीक है, या इस कैंपेन को सपोर्ट करो, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, उनके पास उनके रीजंस होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करने के या उस कैंपेन को फॉलो करने के। फॉर एग्जाम्पल जब अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल के लिए एक आंदोलन छेड़ा था, तो लोग रैंडमली ऐसे ही नहीं आ गए थे कि किसी और के कहने पे। वो उनकी चॉइस थी कि वो अन्ना हजारे जी को सपोर्ट करें, उनके कैंपेन को सपोर्ट करें। उनके पास रीजंस थे कि वो एक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चाहते थे, तो उनके पास एक रीजंस थे, तो उन्होंने रीजन चॉइसेस ली थी। सेकंड इज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि यानी कि जो जनता है वो आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करेगी। उसके पास जो भी डिसीजन वो ले रही है उससे रिलेटेड वो वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। इसीलिए एक एक्ट लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कि जनता के पास प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सरकार जो भी काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कैसे कर रही है, कब तक कर लेगी, कितना बजट उसमें जा रहा है। तो उनके पास एक वेल पुट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट जो भी डिसीजन वो लें वो अच्छे से ले पाए, वो रीजन चॉइसेस वो बना पाए। तो दिस इज रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हर कोई अपने आप को जो भी डिसीजन ले रहा है वो रैशनल डिसीजन ले पाए। रैशनल मतलब लॉजिकल, है ना। अब लॉजिकल तभी ले पाएगा जब उसके पास रीजनिंग अच्छी होगी उसकी, और उसके पास इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अवेलेबल होगी। एक बार वो रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट बनाता है, therefore have the right to participate in collective decision making। जब वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाता है तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का एक और एस्पेक्ट होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जब सारे लोग मिलकर एक अच्छे से चॉइसेस बना पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि जनता अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स पार्टिसिपेट ही तब कर पाएंगे जब उनके पास रीजन चॉइसेस होंगी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन होंगी। अगर इसके अलावा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन दैट इज नॉट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैक्सिको का। मैक्सिको में एक गवर्नमेंट थी, पीआरआई गवर्नमेंट। अब पीआरआई गवर्नमेंट क्या करती थी, वहां पे मैक्सिको में वोट्स भी होते थे, रेगुलर इंटरवल पे वोट्स होते थे, बट स्टिल वो वोट्स डेमोक्रेटिक, वो जो इलेक्शंस होते थे वो डेमोक्रेटिक नहीं होते थे। वहां पे जो सिटीजन्स वोट दे रहे थे पीआरटी और पीआरआई को, वो जो है वो उनकी खुद की चॉइस नहीं होती थी। उस समय क्या होता था, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जबरदस्ती बोला जाता था कि अगर आप बच्चों को स्कूल में रखना चाहते हो तो आपको पीआरआई को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, पीआरआई को ही वोट देना पड़ेगा। एंड मोमेंट पे जो पोलिंग बूथ्स होते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था या एंड मोमेंट पे शिफ्ट कर लिया जाता था। तो वहां पे चॉइसेस तो बन रही हैं, बट वो चॉइसेस जो है
उसमें ऑटोनॉमी नहीं है इंडिविजुअल की। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा, लेकिन उसमें रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। देन ग्रुप कंसेंसस। अब ग्रुप कंसेंसस मतलब सारे लोग मिलकर अपना एक रजामंदी दे रहे हैं कि हाँ भाई हम इस पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं। तो जब सारे लोग अपने डिसीजंस ले पाएंगे, तो वो एक ग्रुप कंसेंसस पे पहुंच पाएंगे कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, मेजोरिटी डिसीजंस जो है वो लेती है फिर उस गवर्नमेंट में। तो दिस इज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे इस लाइन से समझ भी सकते हैं एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ वोटिंग अ कैंडिडेट सिंपली बिकॉज समवन टेल्स यू टू, किसी के कहने पे आपने अगर किसी कैंडिडेट को चूज करा है, तो ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी में नहीं आएगा, ये रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं आएगा। रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है आपने इश्यूज को समझा, उसके बारे में सोचा, अपना खुद का ओपिनियन बनाया, उसके बाद आपने पॉलिटिकल चॉइस जो है उसको बनाया। सो दिस इज रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट। अब रैशनल सेल्फ गवर्नमेंट जब हर कोई इंडिविजुअल अपना चॉइसेस बनाने लग जाएगा, तब हम कह सकते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। पहले आप अपने चॉइसेस लेंगे, हर कोई अपनी अपनी चॉइसेस लेगा, फिर हम कह सकते हैं सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन अच्छे से हो रहा है, और फिर लोग जो है ग्रुप में रजामंदी यानी कि ग्रुप कंसेंसस फॉर्म कर पाएंगे। दैट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अब ये हो गया हमारा, ठीक है, ऑटोनॉमी पे हमने बात कर ली, इन डेप्थ हमने बात कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब ठीक है, आपके लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, ऑटोनॉमी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये सारी कंसेप्ट हैं, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट आपको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नाउ जॉन लॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या जो आपकी गवर्नमेंट है, क्या वो आपको सेफ गार्ड कर पा रही है। सेफ गार्ड मतलब आपको प्रोटेक्ट कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर रोल है वो आपको प्रोटेक्ट करना है, वो आपको सर्व करना है। तो जॉन लॉक ने एक फिलोसफी दी जिसमें उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा। क्या गवर्नमेंट हमारे हर डिसीजन लेगी, हर लाइफ डिसीजन, हमें क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमें कैसे ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है, कैसे रिलीजन को फॉलो करना है, क्या गवर्नमेंट का रोल हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में रहेगा? नहीं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो पर्पस है, वो तीन उन्होंने पर्पस दिए गवर्नमेंट के। और ये लिबरलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है जो जॉन लॉक ने दिया था, द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा था तीन पर्पस हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट इज टू सेफगार्ड लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कि हमारी सेफ्टी इंश्योर करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, वो सारे इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, हमारी इंडिविजुअल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। सेकंड इज लिबर्टी। अब लिबर्टी किस प्रकार की लिबर्टी, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं थॉट्स, एक्सप्रेशंस और एक्शन को फ्रीडम हमें प्रोवाइड करने की, यानी कि वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, एक्सप्रेस आवर आइडियाज। ठीक है। वी आर फ्री टू मेक आवर ओन चॉइसेस। तो ये लिबर्टी हमें प्रोवाइड करी गवर्नमेंट, दिस इज द सेकेंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड वाज प्रॉपर्टी। देखिए जॉन लॉक जो है वो मार्केट के रिगार्डिंग भी बहुत बात करते थे, कि जो गवर्नमेंट का पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए फ्री मार्केट, यानी कि मार्केट में जो गवर्नमेंट का रोल है वो मिनिमम होना चाहिए। मार्केट को लोग अपने आप संभालें, जो बिजनेस ओन करते हैं वो अपने आप मार्केट को संभालें। बेसिक एक बेयर मिनिमम रेगुलेशंस एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होना चाहिए, बट उससे किसी भी बंदे का बिजनेस डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। तो मार्केट के ऊपर ये जो थर्ड पॉइंट है ना, प्रॉपर्टी, इसके ऊपर जॉन लॉक बहुत बात करते हैं कि फ्री मार्केट्स होनी चाहिए। फ्री मार्केट्स के बारे में बहुत बात करते हैं जॉन लॉक, कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स में यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कम रोल प्ले करे, सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम रखे, मिनिमम टैक्सेस और इन सब के बारे में वो बात करते हैं, है ना। सो दिस इज, अब देखिए ये थर्ड पॉइंट को मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप ये भी बात करेंगे कि डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा। ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि जॉन लॉक ने फॉरवर्ड रखा था। नाउ दिस इज, हाँ,
अब ये चौथा पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही सबके मन में इक्वालिटी सबसे पहले आता है, कि जितनी इक्वालिटी हमें डेमोक्रेसी ने प्रोवाइड करी है उतना किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड करी है। अब इक्वालिटी भी जो है वो दो, इक्वालिटी के भी दो कंसेप्ट हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी एंड सेकंड इज रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी, पहले मैं आपको वैसे ओवरऑल मीनिंग बता देता हूं। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रो मीन्स फॉरवर्ड। So if you are looking forward in the future and you are thinking about the future, तो आप कह सकते हैं you are thinking in a prospective manner, कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्यूचर होने से पहले ही आप सोच रहे हैं कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए या ऐसे ऐसे होगा। देन कम्स रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इज व्हेन यू आर लुकिंग बैकवर्ड, आप पास्ट में देख रहे हैं कि क्या हुआ था। यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट सिनेरियोज, पास्ट इवेंट्स, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग। अब इक्वालिटी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? इक्वालिटी में ये है कि देखिए, अगर वोटिंग से पहले ही मैं अनाउंस कर दूं कि हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, तो मैं फ्यूचर का सोच रहा हूं ना कि जो जब भी वोट पड़ेंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे, तो सबके वोट्स जो हैं इक्वल वैल्यू के होंगे। सो दिस इज लुकिंग फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड देख रहे हो, सबके वोटिंग राइट्स इक्वल है। ठीक है, इलेक्शंस होने से ही पहले। तो प्रो का मतलब आप बिफोर भी समझ सकते हैं ना, प्रो का मीन्स बिफोर। तो इक्वालिटी विच इज डिसाइडेड बिफोर द इवेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही आप डिसाइड कर रहे हो कि सब इक्वल है। ठीक है, दिस इज प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी? भाई आपने सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिए, ठीक है, अब इलेक्शंस भी हो गए, इवेंट हो गया हमारा इलेक्शंस का। नाउ व्हेन यू लुक बैकवर्ड, तो आप इलेक्शंस का रिजल्ट देखोगे, है ना, और उस रिजल्ट में आप मेजॉरिटी डिसीजन को फॉलो करोगे। वोटिंग राइट्स का मतलब ही है कि आपके वोट्स की वैल्यू इक्वल हो गई, उसके बाद आपने वोट्स दिए, अब उस वोट की वैल्यू देखी जाएगी विद मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी वोट्स किसको मिले, किस डिसीजन को मिले, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। तो प्रोस्पेक्टिव मींस इवेंट से पहले। तो इक्वल, यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इक्वालिटी के ये दो फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, पहला प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी, सेकंड रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में हमने वोटिंग्स करवाई कि भाई कौन मॉनिटर बनेगा, हु शैल बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो वोटिंग राइट सबको इक्वल थे, हर बच्चे का एक वोट का मतलब एक वोट, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलर बच्चा है तो उसने वोट डाला तो उसका उसका एक वोट 5 वोट्स के बराबर है, नहीं, सबको सेम वोट्स मिले। दिस इज प्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। अब वोट्स, मान लो राहुल को मिले 8 वोट्स और प्रिया को मिले 12 वोट्स, तो ऑब्वियसली हम उन वोट्स की वैल्यू रखेंगे, हम उन वोट्स को वैल्यू देंगे जो वोट्स नंबर में ज्यादा हैं। तो नंबर में ज्यादा है प्रिया के वोट्स, 12 वोट्स गोज टू प्रिया, तो प्रिया विल बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो हम प्रेफरेंस देंगे ग्रेटेस्ट नंबर को। ठीक है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी, हमने मेजॉरिटी डिसीजन को प्रेफरेंस दी। ठीक है, सो दिस इज डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने कंसेप्ट्स के बारे में बात करी, पहले हमने बंच ऑफ कंसेप्ट्स की बात करी दैट आर मेकिंग डेमोक्रेसी अ डेमोक्रेसी। सेकंड हमने बात करी उन्हीं, जो ये जो हमारे कंसेप्ट्स थे इनमें हमने ऑटोनॉमी को एक्सपेंड किया, इसमें हमने इक्वालिटी को एक्सपेंड किया, इसमें हमने लिबर्टी को एक्सपेंड किया। ये तीन चीजें हमने एक्सपेंड करी थी। यहाँ पे हमने इस पॉइंट में हमने इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को एक्सपेंड किया, इसमें हमने लिबर्टी को एक्सपेंड किया, और लिबरलिज्म में जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। देन इसमें हमने इक्वालिटी को एक्सपेंड किया। So this is it for today's video. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe to our video, to our YouTube channel.